मल्टी थ्रेडिंग जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रोसेस का बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक बार में कितने भी प्रोसेसेस रन हो सकते हैं। हर एक प्रोसेस को अलग से मेमोरी अलोकेट होती है। जब वो प्रोसेस एंड होता है तो वो मेमोरी फ्री हो जाती है। एक प्रोसेस के अंदर मुझे मल्टीपल टास्क एक टाइम पे करनी है तो हर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस 1 में 2 थ्रेड्स हैं और प्रोसेस 2 के अंदर भी 2 थ्रेड्स हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक थ्रेड शेड्यूलर होता है जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में पढ़ोगे। वो डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। थ्रेड और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? प्रोसेस होता है इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम रनिंग ऑन कंप्यूटर। आपने कोई प्रोग्राम रन किया तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोसेस। अब उसको जो होता है वर्चुअल एड्रेस स्पेस अलोकेट होता है जिसके अंदर प्रोग्राम, डेटा, स्टैक और एट्रीब्यूट्स मतलब प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे स्विच होना एक्सपेंसिव होता है क्योंकि एक प्रोसेस अभी रन हो रहा है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस पे स्विच होगा तो प्रीवियस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन की कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है, रजिस्टर का क्या डेटा है, वो स्टोर करना पड़ेगा। जबकि थ्रेड जो होता है वो प्रोसेस का एक पार्ट होता है। सारे थ्रेड्स जो होते हैं एक प्रोसेस के, वो उस प्रोसेस का कोड और डेटा सेगमेंट्स को शेयर करते हैं। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे स्विच होना इजी रहता है। प्रोसेसर जो है अभी एक थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उस थ्रेड को रोक के दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे स्विच किया जा सकता है। कैसे करते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अब अपन थ्रेड के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले मैंने थ्रेड की स्टेट देखें तो न्यू, रनेबल, रनिंग, टर्मिनेटेड और नॉन रनेबल जिसको अपन ब्लॉक्ड कहते हैं, ये 5 स्टेट होती हैं थ्रेड की। आपने लिखा क्यू इक्वल टू न्यू थ्रेड दिस, तो वो अभी थ्रेड न्यू स्टेट में है। आपने उसको सिर्फ मेमोरी अलोकेट करी है। फिर जैसे ही आप थ्रेड का स्टार्ट मेथड कॉल करते हो क्यू डॉट स्टार्ट, तो स्टार्ट को कॉल करते ही थ्रेड कौन सी स्टेट में आ जाता है? रनेबल स्टेट में। रनेबल मतलब जो रन हो सकता है। एक टाइम में रनेबल स्टेट के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। मान लो मैंने 5 थ्रेड बनाए और पांचों का स्टार्ट कॉल कर लिया, तो पांचों थ्रेड्स रनेबल स्टेट में आ जाएंगे। अब उनमें से रन तो एक बार में एक ही होगा, तो जो रन हो रहा है वो जिस स्टेट में है उसका नाम होगा रनिंग। तो 5 में से जो भी थ्रेड रन होगा, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा, वो जो है वो रनिंग स्टेट में होगा, बाकी चारों रनेबल स्टेट में रहेंगे। अब रनेबल से नॉन रनेबल स्टेट में कैसे जाता है? जैसे मान लो एक थ्रेड है, वैसे आपको रनेबल और रनिंग कई जगह पे एक साथ ही मिलेंगी। रनेबल में से क्योंकि कोई एक रन होता है। जब भी अपन स्लीप मेथड को कॉल करते हैं तो थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। मैंने दिया स्लीप 2000 तो 2 सेकंड के लिए रुक जाए। तो एक तो जब आपने स्लीप दिया तो थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है। मान लो थ्रेड के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है फाइल में से डेटा रीड करने के, तो जब तक वो फाइल में से मतलब इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, वो इनपुट आउटपुट कुछ भी हो सकता है, यूजर से रिलेटेड भी, फाइल से रिलेटेड भी। तो जब तक वो आईओ कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक थ्रेड कौन सी स्टेट में रहेगा? ब्लॉक्ड स्टेट में। तो एक तो स्लीप जो है रनिंग से रनेबल में कैसे जाएगा? एक तो स्लीप मेथड को कॉल किया, एक ब्लॉक ऑन आईओ मतलब इनपुट आउटपुट के लिए ब्लॉक्ड है।
और जब स्लीप का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब स्लीप डन, तो ये वापस किस में आ जाएगा, रनेबल स्टेट में। जब आईओ कंप्लीट हो जाएगा तो वापस रनेबल स्टेट में आ जाएगा। इसके अलावा जब अपन थ्रेड के सस्पेंड मेथड को कॉल करते हैं तो रनिंग से ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है सस्पेंड मेथड, और ब्लॉक्ड से वापस रनेबल में कब आएगा, जब रिज्यूम को कॉल करेंगे। ऐसे ही रनिंग से ब्लॉक्ड में चौथा केस होता है जब अपन वेट मेथड को कॉल करते हैं, और ब्लॉक्ड से रनेबल में वापस कब जाता है, जब अपन नोटिफाई को कॉल करते हैं। फिर पांचवा मेथड डिस्कस करने से पहले अपन एक बार वापस इसको देखें। थ्रेड अभी रन हो रहा है, मैंने स्लीप को कॉल किया तो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। जब स्लीप का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, स्लीप डन मतलब, तो ये रनेबल स्टेट में आ जाएगा, पहला केस। दूसरा केस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है तो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। जैसे इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट हो जाएगा वापस रनेबल में आ जाएगा। तीसरा केस, मैंने सस्पेंड मेथड को कॉल किया तो रनिंग से ब्लॉक्ड में चला जाएगा। रिज्यूम को कॉल करते ही वापस से ब्लॉक्ड से रनेबल में चला जाएगा। वेट मेथड को कॉल करते ही थ्रेड अगर रन हो रहा है तो वो रनिंग में है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, और नोटिफाई को कॉल करते ही वापस रनेबल में चला जाएगा। और पांचवा केस है लॉक के लिए वेट कर रहा है तो रनिंग से ब्लॉक में चला जाएगा, जैसे ही लॉक अवेलेबल हो जाएगा वापस रनेबल में आ जाएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, रनिंग से जब भी ब्लॉक्ड में गया तो ब्लॉक्ड से वापस रनिंग में नहीं आएगा, ब्लॉक्ड से किस में आता है, रनेबल स्टेट। अब अभी थ्रेड रन हो रहा है, मतलब रन फंक्शन में थ्रेड की कोडिंग लिखी हुई होती है। जैसे ही रन मेथड एग्जिट होगा, मतलब थ्रेड की कोडिंग एग्जीक्यूट हो गई पूरी, तो थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस स्टेट को अपन क्या कहते हैं, टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट कुछ बुक्स में आपको डेड स्टेट नाम से मिलेगी। टर्मिनेटेड और डेड एक ही है। हाँ, इसको एक बार समझ लो। मान लो 5 थ्रेड्स को मैंने मेमोरी अलोकेट करी, 5 थ्रेड्स को मेमोरी अलोकेट करी और उनको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने उनको स्टार्ट किया तो वो 5 थ्रेड किस में आ गए, रनेबल स्टेट में, मतलब जो रन हो सकते हो। अब उनमें से मान लो ये थर्ड नंबर वाला जो थ्रेड है ये रनिंग स्टेट में आया, तो बाकी चारों रनेबल स्टेट में रहेंगे। अब थ्रेड नंबर 3 रन हो रहा है, फिर थ्रेड नंबर 3 में स्लीप मेथड को कॉल किया तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में चला गया। तो अब बाकी जो 4 थ्रेड बचे उनमें से कोई एक रन हो सकता है। अब मान लो थ्रेड नंबर 5 रन हुआ, तो अब थ्रेड नंबर 5 तो कौन सी स्टेट में है, रनिंग में। 3 किस में है, ब्लॉक्ड में। और 1, 2 और 4 किस में है, रनेबल में अभी। अब जैसे ही थ्रेड नंबर 3 का स्लीप टाइम कंप्लीट होगा तो थ्रेड नंबर 3 वापस रनेबल में चला जाएगा। तो अब रनेबल में 1, 2, 4 और 3 है। फिर अभी 5 थ्रेड रन हो रहा है, फिर 5 थ्रेड में आपने स्लीप मेथड दिया हुआ है तो 5 ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। 5 ब्लॉक्ड स्टेट में जाने के बाद इन चारों में से कोई भी एक रनिंग स्टेट में आएगा। मान लो अब आया थ्रेड नंबर 2 रनिंग स्टेट, तो एक बार में रनिंग स्टेट में तो एक ही थ्रेड हो सकता है, ब्लॉक्ड स्टेट में कितने भी हो सकते हैं, और रनेबल में भी कितने भी हो सकते हैं। जितने भी थ्रेड्स ब्लॉक्ड स्टेट में हैं वो ब्लॉक्ड से कभी भी डायरेक्टली रनिंग में नहीं जाएंगे, वो किस में जाएंगे, रनेबल स्टेट। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंपल कहें थ्रेड शेड्यूलर होता है जो डिसाइड करेगा कि कौन सा थ्रेड रन होगा। थ्रेड क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स। थ्रेड क्लास java.lang पैकेज में होती है। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड है करंट थ्रेड, जिसका रिटर्न टाइप होता है थ्रेड, और उसको मैंने प्रिंट किया। तो जब थ्रेड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो
आउटपुट में क्या लिखा हुआ आता है, थ्रेड, फिर थ्रेड का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, थ्रेड का नाम बाय डिफॉल्ट मेन होता है, थ्रेड की प्रायोरिटी 5 और थ्रेड कौन से ग्रुप का पार्ट है, मेन। मतलब अपन थ्रेड के ग्रुप्स बना सकते हैं। मान लो 5 थ्रेड एनिमेशन को हैंडल कर रहे हैं, 5 थ्रेड डेटा डाउनलोड करने का काम कर रहे हैं, तो अपन थ्रेड के ग्रुप बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे थ्रेड्स की प्रायोरिटी तो 5 होती है, वो मेन ग्रुप के पार्ट होता है, और थ्रेड का नाम जो बाय डिफॉल्ट थ्रेड होता है उसका नाम मेन। अब थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है वो अपन समझे। मान लो अभी मैंने 5 थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करके स्टार्ट कर दिया। अब उन 5 में से कौन सा थ्रेड रन होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। अब वो डिसाइड कैसे करेगा, उसके लिए एक टेक्निक होती है प्रायोरिटी। जिस थ्रेड की प्रायोरिटी जितनी ज्यादा है वो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे एक थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी 5 है, दूसरे की 7 है और तीसरे की 9 है, तो जिस थ्रेड की प्रायोरिटी 9 है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। अब बाय डिफॉल्ट सारे थ्रेड्स की प्रायोरिटी 5 होती है, तो कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। अब उसके लिए एल्गोरिथम होती है। मतलब अब मैं चाहता हूं कि थ्रेड की प्रायोरिटी मुझे चेंज करनी है, तो पहले तो थ्रेड क्लास के अंदर 3 कांस्टेंट होते हैं। थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू 1 होती है, मैक्स प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू 10 और नॉर्म प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू 5। अब अगर मुझे थ्रेड का नाम चेंज करना हो, अभी थ्रेड का नाम है मेन, थ्रेड का नाम चेंज करना हो, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट सेट नेम हेलो, तो करंट थ्रेड का नेम क्या हो जाएगा, हेलो। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, तो क्या प्रिंट होगा, थ्रेड हेलो 5 और मेन है। मैंने लिखा थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड। करंट थ्रेड मेथड थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसको मैंने टी में असाइन कर दिया। फिर मैंने लिखा टी डॉट सेट प्रायोरिटी, मतलब टी वाले थ्रेड की प्रायोरिटी मैंने सेट करी थ्रेड डॉट मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी। मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी की वैल्यू 10 होती है, तो इस थ्रेड की प्रायोरिटी 10 हो गई। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड को, तो प्रिंट होगा थ्रेड हेलो थ्रेड का नेम, उसकी प्रायोरिटी 10 और थ्रेड कौन से ग्रुप का पार्ट है, मेन ग्रुप का। फिर मैंने यहाँ टी डॉट सेट प्रायोरिटी लिखा थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी -3, तो मतलब थ्रेड की प्रायोरिटी मैं इस तरीके से भी सेट कर सकता हूँ। तो अब थ्रेड की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी कांस्टेंट की वैल्यू 10 होती है, -3 मतलब 7। अगर मैं लिखूं टी डॉट सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी +1, तो नॉर्म प्रायोरिटी कांस्टेंट की वैल्यू 5 होती है, तो इस थ्रेड की प्रायोरिटी 6 हो जाएगी। तो थ्रेड की सिर्फ प्रायोरिटी अगर मुझे प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए मेथड होता है गेट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेट करने के लिए सेट प्रायोरिटी, गेट करने के लिए गेट प्रायोरिटी। ये दोनों मेथड्स थ्रेड क्लास के हैं। ऐसे ही नेम सेट करने के लिए सेट नेम, नेम को गेट करने के लिए गेट नेम। मैंने लिखा टी डॉट गेट नेम, तो क्या आएगा, हेलो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली ये मुझे मिन प्रायोरिटी मैक्स प्रायोरिटी ऐसे यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ टी डॉट सेट प्रायोरिटी 6, तो इस थ्रेड की प्रायोरिटी 6 हो जाएगी। अगर मैं लिखूंगा 9 तो थ्रेड की प्रायोरिटी 9 हो जाएगी। तो सेट प्रायोरिटी को एक इंटीजर वैल्यू पास करनी होती है। आप चाहो तो प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स यूज करो या डायरेक्टली एक इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हो जो 1 से लेकर 10 की रेंज में होनी चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं होगी तो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आएगा। अपन ने अभी तक अपन ने थ्रेड क्लास के 5 मेथड किए हैं, सेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी, सेट नेम, गेट नेम और करंट थ्रेड मेथड। अब थ्रेड क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड
मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, और इसमें मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन प्लस आई। तो पहली बार लूप चलेगा, प्रिंट होगा मेन और 0। फिर मैंने दिया थ्रेड डॉट स्लीप 2000, तो ये मतलब 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा। फिर 2 सेकंड के बाद वापस ऊपर जाएगा और प्रिंट करेगा मेन 1। फिर 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड होता है स्लीप, जो थ्रेड के एग्जीक्यूशन को स्पेसिफिक टाइम के लिए रोक देता है। जैसे ही अपन स्लीप को कॉल करते हैं तो ये जो थ्रेड है ये ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, और जैसे ही इसका टाइम कंप्लीट होगा वैसे ये वापस रनेबल स्टेट में आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम में तो एक ही थ्रेड है, यही वाला, तो ये रनेबल में आने के बाद डायरेक्टली रनिंग में चला जाएगा। स्लीप मेथड इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो इसलिए स्लीप मेथड को ट्राई ब्लॉक में लिखना कंपलसरी है। तो जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 2 सेकंड के बाद 1, फिर 2 सेकंड के बाद 2, फिर 2 सेकंड के बाद 3। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। रन करते अगर आप देखोगे तो मेन 0 प्रिंट हुआ, फिर 1, फिर रुक गया, फिर 2 और फिर 3। ये 2-2 सेकंड के बाद 0, 1, 2 और 3 प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ मैंने जब थ्रेड को प्रिंट करवाया तो प्रिंट हुआ थ्रेड मेन 5 मेन। थ्रेड का नाम मेन, थ्रेड की प्रायोरिटी 5, और थ्रेड कौन से ग्रुप का पार्ट है, मेन ग्रुप का। फिर उसके बाद जब मैंने थ्रेड का नेम हेलो कर दिया और थ्रेड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया तो प्रिंट हुआ हेलो 5 मेन। फिर थ्रेड की प्रायोरिटी मैंने 10 कर दी, उसके बाद प्रिंट किया तो इसकी प्रायोरिटी 10 प्रिंट हुई, फिर 7 प्रिंट हुई। फिर मैंने गेट प्रायोरिटी मेथड को कॉल किया तो थ्रेड की प्रायोरिटी 6 आई। फिर मैंने सिर्फ थ्रेड का गेट नेम कॉल किया तो हेलो आया। फिर मैंने लूप चलाया और 2-2 सेकंड के बाद में मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो मेन 0, 1, 2 और 3 डिस्प्ले हो रहा है। करंट थ्रेड मेथड जो होता है उसका रिटर्न टाइप होता है थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो, क्लास माई एक्सटेंड्स थ्रेड, या आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, क्लास माई इम्प्लीमेंट्स रनेबल। जब अपन रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने को फिर थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जैसा कि अपन ने एप्लेट में बनाया था। अपन ने ऐसा लिखा था क्लास app1 एक्सटेंड्स एप्लेट इम्प्लीमेंट्स रनेबल। फिर अपन ने अंदर थ्रेड क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो एक तो वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है मैं रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट ही नहीं करूँ, मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लूँ। कैसे, क्लास माई एक्सटेंड्स थ्रेड। तो अब ये दोनों तरीके अपन डिस्कस करेंगे नॉन ग्राफिकल में। एप्लेट में अपन ये ऑलरेडी कर चुके हैं सेकंड वाला तरीका।